ऐसा कोई सपना नहीं है। मैं तो जहाँ तक भी आया हूँ बिना कोई ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा या राजनीति में आपके साथ बैठ के आज इंटरव्यू दूंगा, इस तरह का कभी कुछ नहीं रहा और मेरा कोई ऐसा सपना भी नहीं है। टॉप 20 में हमारी विधानसभा यूथ कांग्रेस जो बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो में टॉप 20 में आई है। और पहाड़ में जो विधानसभा आती हैं उस पहाड़ की विधानसभाओं में नंबर 1 लोहाघाटी आई है। किसी भी व्यक्ति को जब टिकट की दौड़ में होता तब तक तो मतभेद होते हैं, लेकिन जब पार्टी किसी को टिकट दे देती है उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई कि पार्टी में कोई गुटबाजी हुई। तब तक हो सकता है कि जब तक पार्टी टिकट ना दे तब तक संघर्ष तो रहता ही है। क्या डेमोग्राफिक चेंज रियल में है या फिर वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? देखो, हमारा तो एक ही मानना है, जो भी ये देश है हमारा एक गुलदस्ते के समान है, उसमें जाति जाति के लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, उन सबका अधिकार है और हम किसी का अधिकार नहीं छीन सकते। देखो, आज हम कांग्रेस अगर आज लोहाघाट में सत्ता में है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत वर्मा जी को जाता है। तो उनने पार्टी के साथ जो वफादारी की। हरीश रावत जी को कांग्रेस का सीनियर लीडर माना जाता है और जहाँ तक मुझे पता है कि नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ तक भी उनकी पकड़ अच्छी है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उन्हें बार बार नकार रही है। आखिर कब तक कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट करती रहेगी? किसी अदर पार्टी से आपको बढ़िया सा ऑफर आता है, एक बढ़िया पद देते हैं और बढ़िया पैसा होगा, बढ़िया सी इज्जत होगी, तो आप जाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजू बिष्ट है और हम अपने YouTube चैनल लेडी वॉक प्रोडक्शन के माध्यम से उत्तराखंड में एक पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम उत्तराखंड के और खासकर अपने ज़िले चंपावत के ऐसे लोगों से बात करेंगे जो किसी न किसी माध्यम से वर्तमान समय में अपने प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ लोहाघाट विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चिराग फर्त्याल जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। चिराग जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जाहिर सी बात है, राजनीति में हो आप, उस बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ऑफ कैमरा कल हमारी बात हुई थी जिसमें आपने अपने बारे में, अपने संघर्ष के दिनों के बारे में हमें बताया था। मैं चाहूँगा कि उन बातों को आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। हम लोगों को राजनीति में आने का एक ही मकसद रहा है कि किस तरह से हम ज़मीन से जुड़े लोगों को, जो संघर्षशील लोग हैं, उनको आगे बढ़ा सकें। राजनीति में आने का कोई ऐसा नहीं कि हम लोग अपना पैसा कमाने के लिए या कोई काम सिद्ध करने के लिए आए हैं। राजनीति में आने का एक ही मकसद रहा है मेरा कि मैं किस तरह से जो समाज का निचला वर्ग है उसकी लड़ाई लड़ सकूं, उसके लिए काम कर सकूं। एक वक्त था जब आपने बताया कि एक संघर्ष के दिन थे और बहुत मुश्किल दौर से आप गुजरे और आप आज लोहाघाट विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देखो, संघर्ष तो आज भी है, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो आदमी के जीवन भर लगा ही रहता है। तब इंसान धरती में है तब वो संघर्ष तो लगा ही रहता है इंसान के जीवन में। बाकी जीवन मेरा, पारिवारिक स्थिति, हम लोग बहुत मजबूत पारिवारिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब भी राजनीति की, वो कांग्रेस की विचारधारा एक आज़ादी की विचारधारा है, स्वतंत्रता की। कांग्रेस, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं और उस बात को कोई दबा नहीं सकता। तो यही कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। बाकी मेरे राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो मुझे बहुत लंबा समय राजनीति को नहीं हुआ है। मैं NSUI से जुड़ा था 2013 में, मैं NSUI से जुड़ा। उसके बाद हम लगातार NSUI की टीम में काम किए। फिर मुझे जिला महामंत्री की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस ने दी। प्रदेश में संयुक्त सचिव मुझे बनाया गया, प्रदेश सेक्रेटरी बनाया गया। अभी मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो यही मेरा राजनीतिक जीवन रहा। अभी कहाँ तक जाना है? मतलब कोई लंबी यात्रा, रोड मैप कुछ बना है कि सपने देखते हो यहाँ तक जाना है? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं है। मैं तो जहाँ तक भी आया हूँ बिना कोई ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा या राजनीति में आपके साथ बैठ के आज इंटरव्यू दूंगा, इस तरह का कभी कुछ नहीं रहा और मेरा कोई ऐसा सपना भी नहीं है। अच्छा, सपना नहीं है, लेकिन जो चीज़ प्रारब्ध में अगर लिखी होगी तो वो तो होती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं प्रदेश से यहाँ आऊँगा, क्योंकि मेरा तो डिमोशन हुआ है। मैं यूथ कांग्रेस से प्रदेश सचिव से एक विधानसभा का अध्यक्ष बना। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ काम करने का, अपनी काम विधानसभा में काम करने का मौका मिला और मैंने टॉप 20 में हमारी विधानसभा यूथ कांग्रेस जो बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो में टॉप 20 में आई है। और पहाड़ में जो विधानसभा आती हैं उस पहाड़ की विधानसभाओं में नंबर 1 लोहाघाटी आई है। अच्छा। और उन टॉप 5 में 20 में से टॉप 5
जो थे उनको राहुल गांधी जी के साथ मीटिंग भी करवाई गई, जिसमें हम लोग थोड़ा चूक गए। अगली बार हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे और यूथ कांग्रेस को लोहाघाट में मजबूत करेंगे। चलिए, ये बहुत गर्व की बात है आपके लिए भी और हम सब लोहाघाट वासियों के लिए भी। अब राजनीति की बातें शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल, और वो तीखा सवाल। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन लोहाघाट विधानसभा से खुशहाल सिंह जी अधिकारी विधायक के तौर पर बने और जीते, ठीक है। उसके बाद खबरें ये चली कि विधायक जी और जो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके बीच आपसी मतभेद रहा, ये हमें सुनने में आया। क्या ये सच है? देखिए, टिकट, जब पार्टी का टिकट होता है, किसी भी व्यक्ति को जब टिकट की दौड़ में होता है तब तक तो मतभेद होते हैं, लेकिन जब पार्टी किसी को टिकट दे देती है उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई कि पार्टी में कोई गुटबाजी हुई। तब तक हो सकता है कि जब तक पार्टी टिकट ना दे तब तक संघर्ष तो रहता ही है। उनके जीतने के बाद? नहीं, उनके जीतने से पहले, टिकट मिलने से पहले तब तक संघर्ष था। अच्छा। हाँ, बाद में सब सही था? बाद में सब परिस्थितियाँ अच्छी थी। लेकिन ऐसा अक्सर सुनने में मिलता है कि उनसे कई कार्यकर्ता नाराज है आज भी। नाराजगी ऐसी कुछ नहीं। देखो, सत्यता और नाराजगी में अंतर होता है। जो कार्यकर्ता सत्य बोलता है, सत्यता का अर्थ नाराजगी से नहीं है ना। सत्य क्या है? सत्य जो नेता पब्लिक से जुड़ा रहेगा, और जो नेता पब्लिक से नहीं जुड़ा रहेगा तो पब्लिक तो बोलेगी ना। आप सीधे सीधे तौर पे विधायक जी को ये बोलना चाहते हैं कि वो पब्लिक से नहीं जुड़े हो? नहीं, पब्लिक से वो जुड़े हैं, तो जुड़े थे तभी वो चुनाव जीते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ चाहते हैं, जैसे भाजपा के आज कोई भी छोटा व्यक्ति, मंडल अध्यक्ष भी गांव-गांव में, घर-घरों में भाजपा की नीतियों को बताता है। बिल्कुल। मोदी जी की नीतियों को बताता है, धामी जी की नीतियों को बताता है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे विधायक हैं, हारे हुए हो चाहे जीते हुए हों, तो वो सब लोग गांव-गांव में जाके आज़ादी की लड़ाई जिस तरह कांग्रेस ने लड़ी, राहुल जी जिस तरह आज देश में संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को बताएं। तो यहाँ के जो कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेसी जो नेता हैं, वो अपने उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं पहुँचा पा रहे। ओके। एक वीडियो चिराग जी आपका वायरल हुआ था, जिसमें आप सीएम धामी के दौरे के लिए, विरोध के लिए जा रहे थे और मानेसर में पुलिस से कुछ आपकी बहस हुई। क्या था वो? बहस यही थी, हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहे थे कि उनके चारों तरफ जितने भी भाजपा के हमारे नेता हैं सब बलात्कार में फंस रहे हैं, किसी महिला के शोषण में फंस रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके, जैसे परसों साल्ट में एक घटना घटी थी, अभी चंपावत में कुछ 1 साल पहले एक घटना घटी थी। तो क्यों भाजपा की ही नेता क्यों हैं? अभी ये दुग्ध संघ का अध्यक्ष भी थे हमारे, वो भी अभी इस मामले में आए। तो भाजपा वालों का बस एक ही काम रह गया कि महिलाओं का शोषण करना, जबकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नीति थी भाजपा की, मोदी जी की। चिराग जी एक बहुत नामी पत्रकार है, वो सीएम धामी के आवास पर उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई, तो उनने अवैध बाजार वाले मुद्दे पर सवाल पूछा। तो सीएम धामी का बोलना था कि उत्तराखंड में जो है डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, इसलिए उन्होंने अवैध बाजारें जो हैं वो हटवाई थी। क्या ये डेमोग्राफिक चेंज रियल में है या फिर वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? देखो, हमारा तो एक ही मानना है, जो भी ये देश है हमारा एक गुलदस्ते की समान है, उसमें जाति जाति के लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, उन सबका अधिकार है और हम किसी का अधिकार नहीं छीन सकते। हाँ, जो गलत कर रहा है उनके लिए गलत करना ठीक है, लेकिन जातिवाद पे इस तरह से किसी को परेशान करना, कोई भी वर्ग, अगर मैं ही अगर मुस्लिम के घर पैदा होता, सिख के घर पैदा होता, ईसाई के घर पैदा होता, पर मेरे साथ ही कोई गलत करता तो उसमें मुझे भी दर्द होता ना। तो भाजपा का हमेशा से एक नीति रही है कि बांटो तोड़ो। पर उनका कहना है कि जैसा हिमाचल में हो रहा है वैसा यहाँ भी हो सकता है, इसलिए हमें अभी से सचेत रहना पड़ेगा। हिमाचल की मैं ना हिमाचल गया हूँ, ना मैंने हिमाचल देखा है। नहीं, वो मुद्दा जो था आपको उससे अवगत। लेकिन मैं अपनी माँ से जिक्र कर रहा था, एक हमारे यहाँ एक रजाई गद्दे वाला रहता था, आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले। तो माँ से जिक्र कर रहा था, उसका एकदम से फ़ोन आया था मेरे लिए, तो मैंने माँ से कहा ये राहुल हुसैन है जिसका फ़ोन आया है। अच्छा, राहुल हुसैन। तो हमारे घर में रहता था वो किराए में। तो कभी उस दौरान ऐसा नहीं लगता था कि वो मुस्लिम मेरे घर में रह रहा है, कभी इस तरह का कोई हमारे विचार नहीं आए। उत्तराखंड बीजेपी का कहना है कि उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा खर्च किया है। इसके लिए उदाहरण के तौर पे वो देते हैं कि टनकपुर पिथौरागढ़ रोड, वो बोलते हैं कि जब जहाँ आपके 8-10 घंटे लगते थे, आप आज 3 घंटे में पहुँच जाते हो। इस बारे में क्या कहना है? वो पैसा तो खर्च हुआ है, ऐसा नहीं कि पैसा खर्च नहीं हुआ,
लेकिन उसका सदुपयोग तरीके से नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ है उसका। हम लगातार सीजन में देख रहे थे, जब गर्मी का मौसम था, ठंडी का मौसम था, जब अनुकूल समय था हमारे, तो उस दौरान कोई इनने काम नहीं किया। उस दौरान ऐसे ऐसे स्थानों पे काम हुआ है जिस स्थानों पे ज़रूरत नहीं थी काम करने की, ऐसी जगह दीवारें लगाई गई हैं, ट्रीटमेंट किया गया है जो पहाड़ कभी दर नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन ज़बरदस्ती से वो दीवारें इस लगाई। बार ज़्यादा दिखा, बहुत ज़्यादा भूस्खलन दिखा, जो बरसात भी, और अभी तक शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रोड अभी भी बंद है हमारी। बिल्कुल बंद है। अगर उस पर पहले ही सीजन पे ही काम होता, वो ज़्यादा इतना अत्यधिक इशू नहीं था। उस स्थान पे अगर हम लोग, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम अगर करे होते, 3-4 महीना अगर अच्छे से दिए होते, जो हमारा फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक का समय था, तो वो चीज़ बन सकती थी। अच्छा, कल मैं सोशल मीडिया में एक चीज़ और देख रहा था, जो चंपावत के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने शायद सचेत भी किया था 7 या 8 महीने पहले। बिल्कुल, हिमेश करपाल जी ने इस मामले को बहुत पहले से उठाते आए हैं। ऑल वेदर रोड बनाते समय भी उन्होंने एक ही बात कही थी कि पहाड़ों को जो काटा जा रहा है वो गलत तरीके से काटा जा रहा है। अच्छा, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, जब भी हम बाहर जाते हैं इन्हीं जगह के नाम से उत्तराखंड को पहचाना जाता है। अगर मैं बात करूं अपने डिस्ट्रिक्ट चंपावत की, तो यहाँ पर भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान जा सकता है, आ सकता है, और यहाँ के लोगों को पैसा कमाने का जरिया मिल सकता है। जैसे गोलजू मंदिर, ये टी गार्डन, अपना मायावती है, बाणासुर का किला है, एबट माउंट। अब सवाल ये है कि हमारे नेताओं ने आज तक इन जगहों को विकसित क्यों नहीं किया? टूरिस्ट हमारे यहाँ इतना क्यों नहीं आए? देखो, जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी जिस दौरान 2017 में, तो उस समय हमें काफ़ी उम्मीद थी कि सड़क अच्छी बनेगी, टूरिस्ट आएगा। अभी हाल में एक वीडियो आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, कैंटर किस तरह से खाई में गिरी। उन चीज़ों को देखते हुए टूरिस्ट कैसे आएगा जब सड़कें अच्छी नहीं होंगी? सबसे मुख्य चीज़ तो पर्यटक के लिए सड़क है ना। और सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो कैसे टूरिस्ट आएगा? इन कांग्रेस के समय में सड़कें बनी, उसी सड़कों को चौड़ाईकरण का कार्य भाजपा ने किया, लेकिन वो तरीके से नहीं किया। और वो तरीके से होता तो टूरिस्ट क्यों नहीं आता? मुख्य कारण ये रहा। मुख्य कारण सड़कों का ही है। सड़क जब अच्छी बनेंगी, टूरिस्ट तभी आएगा, तभी उद्योग लगेंगे। चिराग जी, 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ से 2 प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से विधायक के उम्मीदवार थे। एक प्रशांत वर्मा, दूसरा खुशहाल सिंह अधिकारी जी। ठीक है, किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, ये हम जानते हैं, ये कोई मजबूरियां रही होंगी, लेकिन वर्तमान समय में प्रशांत वर्मा जी का नाम ही गायब है। क्या वजह है इसकी? देखो, आज हम कांग्रेस अगर आज लोहाघाट में सत्ता में है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत वर्मा जी को जाता है। तो उनने पार्टी के साथ जो वफादारी की, लोहाघाट अगर हमारे कांग्रेस के अगर विधायक हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रशांत वर्मा के सहयोग से ही हैं। प्रशांत वर्मा को आज पार्टी ने देखना चाहिए। उन्होंने किस कठिन समय में विड्रॉ किया कि अगर प्रशांत वर्मा जी चाहते तो वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते थे। जी जी। लड़ते तो शायद कांग्रेस के 2 व्यक्ति अगर चुनाव लड़ते तो भाजपा को फायदा मिलता। बेरोजगारी का जो स्तर है वो ऊपर बढ़ते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस वर्तमान सरकार से इस बार? देखो, बेरोजगारों के साथ तो मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा कुछ समय पहले बेरोजगार आंदोलन चला था उसमें मैं भी उनके सहयोग में था बेरोजगारों की, और हमेशा मैंने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। आज उसका फल आप देख रहे होंगे कि हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे भी जो सामान्य परिवार से आते हैं वो तहसीलदार और एसडीएम बन रहे हैं। हमारे जनपद से ही कई लोग बने हैं, तो उसमें हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन आज हमें इसी चीज़ का दुख होता है, हमारे जनपद से मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी हमारी डीडीहाट में उनका जन्म हुआ था जो पहाड़ में है, पहाड़ की विधानसभा में है, और प्राइमरी लेवल तक की पढ़ाई भी उनकी डीडीहाट में ही हुई थी। तो उन्होंने वो सब कुछ देखा है अपने जीवन में, पहाड़ देखा, पहाड़ का दर्द देखा, सब कुछ तकलीफ़ें देखी हैं। वो भी एक सैनिक के बच्चे हैं, पुत्र हैं, तो आज वो पहाड़ की विधानसभा से विधायक भी हैं। तो पहाड़ के युवाओं का दर्द, लेकिन खटीमा से हार गए थे। खटीमा से हार गए, लेकिन पहाड़ ने तो उन्हें एक्सेप्ट किया। हाँ, ना किया। पहाड़ के, ये भी सोचने वाली बात है कि वहाँ हम लोग भी काफ़ी खुश थे। हाँ, हम लोग भी काफ़ी खुश थे कि मुख्यमंत्री जी पहाड़ से हैं और पहाड़ के युवाओं की आवाज़ को रखेंगे, पहाड़ के युवाओं को रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करेंगे।
और दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी जिस विधानसभा से हैं, उसमें तराई क्षेत्र भी आता है, टनकपुर, बनबसा। तो वो जो एरिया आता है उसमें सिटकुल कहीं ना कहीं एक लग सकता है, जिससे कि हमारे पहाड़ के बेरोजगार ये युवा बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात। पहाड़ के अगर अभी जैसे एक बात मैं सुन रहा था कि चंपावत से अगर मुख्यमंत्री जी हैं तो चंपावत का स्वरूप बदलने वाला है। अगर वो सच में इस चीज़ को बदलना चाहते हैं तो जो टनकपुर से लेके चक्रपुर तक वाला एरिया है वहाँ पर सिटकुल आ सकता है। ये बहुत बढ़िया बात। इसकी सिटकुल की बात हमारे पूर्व में विधायक थे कैलाश गैतोड़ी जी, उनने भी कहा था कि मिनी सिटकुल लगाएंगे। तो मैं तो एक ही मांग करता हूँ, मेरी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है सीएम साहब से, जब कभी हमारा मिलना होगा, क्योंकि बेरोजगारी जिसने देखी होती है वही बेरोजगारों का दर्द जान सकता है। तो सीएम साहब कभी ना कभी तो बेरोजगार रहे ही होंगे, और वो पहाड़ के परिवेश में बड़े हुए, सब कुछ देखा उनने। तो पहाड़ के युवा का एक ही दर्द है, हमारे बच्चे यहाँ से देहरादून दिल्ली जाके 8-8 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियाँ कर रहे हैं, और वही नौकरियाँ और उनको यहीं मिल जाती, अपने क्षेत्र में अपने पहाड़ों में मिल जाती, तो वो बच्चा यहाँ रुकता, पलायन भी रुकता। और मैं तो कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी ने जी पहाड़ में पलायन रोकने के लिए बहुत काम किया। जी। उन्होंने चकबंदी की योजना को लाने की कोशिश की। चकबंदी यानी कि जैसे हमारे 4 खेत दूर दूर हैं, तो उन खेतों को हम एक जगह ले लें, और जिस व्यक्ति के खेत वहाँ नज़दीक हैं, हमारे खेत वो रख ले। तो चकबंदी से हमारे पहाड़ का पलायन रुक सकता है। एक तो चकबंदी, और दूसरा जो सिटकुल की बात मैंने की। और सिटकुल अगर सीएम साहब अपने सीएम, देखो परमानेंट कुछ नहीं रहता। आज मुख्यमंत्री जी हैं, कोई हमेशा आजीवन तो नहीं रह सकते, लेकिन वो अपने जीते जी अगर, जैसे एनडी तिवारी जी ने रुद्रपुर हमारे उत्तराखंड में आज अगर पलायन रुका है बहुत हद तक, जो कोशिश अगर 50% पलायन रुका, तो वो रुद्रपुर में जो सिटकुल की बदौलत रुका। अगर सिटकुल छोटा सा भी हमारा मिनी सिटकुल भी अगर खुलता है, जिससे कि कुछ हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाए, तो ऐसी सौगात अगर सीएम साहब दे जाएं तो वो बहुत बड़ी बात है। सड़कें और अन्य चीज़ें तो बिगड़ती रहती हैं, बिल्डिंगें बनती रहती हैं। वैसे सीएम साहब काफ़ी व्यस्त रहते हैं। उम्मीद है कि आपकी बात उन तक पहुंच जाए और कुछ हमारे ज़िले का भी भला हो जाए। अच्छा, नारायण दत्त तिवारी जी को विकास पुरुष मानते हैं? बिल्कुल, नारायण दत्त तिवारी जी तो आज तक के इतिहास में जो हमारे मुख्यमंत्री जितने भी रहे, मैं अगर उत्तराखंड की, जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड के हित के लिए चाहा है, उत्तराखंड के दुख दर्द को जिन्होंने चाहा, वो एनडी तिवारी जी ने चाहा। हरीश रावत जी को कांग्रेस का सीनियर लीडर माना जाता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ तक भी उनकी पकड़ अच्छी है। लेकिन उत्तराखंड की जनता उन्हें बार बार नकार रही है। आखिर कब तक कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट करती रहेगी? कोई नया नेता नहीं है क्या कांग्रेस के पास? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने नकारा तो अब ना, लेकिन बनाया भी तो जनता ने ही उन्हें। मुख्यमंत्री पब्लिक नहीं बनाया, केंद्र में मंत्री पब्लिक नहीं बनाया, सांसद पब्लिक नहीं बनाया, ब्लॉक प्रमुख जब वो बने थे वो पब्लिक नहीं बनाया। तो इंसान के जीवन में डाउनफॉल आता है, तो ऐसे डाउनफॉल से वो घबराने वाले व्यक्तित्व नहीं है। नहीं, अब तो सयाने हो गए, बड़े हो गए। सजाने वो जरूर हो गए, लेकिन उनके हौसले आज भी बहुत मजबूत हैं, और मेरे को पूरा भरोसा है हरीश रावत जी की जो नेतृत्व क्षमता है। देखिए, ऐसा होता है ना, इंसान जब कठिन समय में होता है, तो हमारे यहाँ पहाड़ में कहते हैं कि बाढ़ का कांटा भी उसे चुभता है। तो अभी कठिन समय में कांग्रेस है उत्तराखंड में, लेकिन हमेशा थोड़ी रहेगी। सुनने में तो ये भी आता है कि कांग्रेस के अंदर ही उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें नहीं चाहते, भीतरघात है वो। मतभेद तो हर जगह ही होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारी पार्टी में मतभेद हमारे लोहाघाट में भी हैं, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे हृदय में। कांग्रेस के हृदय में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की व्यक्ति की विशेष के पीछे कोई है, या कुछ गलत हरीश रावत के बारे में सोचते हैं, हरीश रावत जी के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड का हाल फिलहाल का सबसे चर्चित केस अंकिता भंडारी केस। समझ में नहीं आता कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए वो होटल तोड़ दिया गया, क्योंकि वो क्राइम सीन था। जब भी इस बारे में बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो चुप हो जाते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि कहाँ पर इनसे चूक होगी और क्या इनकी गलती थी? देखिए, अंकिता हत्याकांड की जहाँ तक मैं जानकारी लेता हूँ, मैंने ली है, अंकिता हत्याकांड जो हुआ था वो भाजपा के ही किसी नेता ने किया था। कांग्रेस का नेता किया होता तो अभी तक सलाखों के पीछे ही होता। तो आप भी जानते हैं, कोई ना कोई ऐसी बड़ी शख्सियत है जो सत्ता में है, ताकत में है, और उसको छुपाने का काम हमारी सरकार कर रही है, जो कि गलत कर रही है। अगर उनकी बहनों के साथ, उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, क्या वो सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? रातों रात में वो जो भी घटना घटती है,
तोड़ दिया जाता है उस रिजॉर्ट को, उसके सारे तथ्य मिटा दिए जाते हैं। ऐसी शख्सियत कौन है जो मौके पे खुद प्रशासन जाके तोड़वाता है? इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की थी? पर उनका उनका कहना है कि एसआईटी जांच में सब क्लियर हो गया। कोई क्लियर नहीं हुआ है। अरे क्लियर हो भी गया तो वो क्यों तोड़ा गया रिजॉर्ट? उसको सीसीटीवी कैमरा थे वहाँ, कई चीज़ें पाई जाती, तो उससे इतनी जल्दीबाजी क्यों थी उसको तोड़ने की? वहाँ जाके खुद भाजपा के लोग, प्रशासन जाके उस रिजॉर्ट को तोड़ते हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हैं? चिराग जी, हमारे प्रदेश में और जनपद में या फिर लोहाघाट में, चंपावत में, कहीं भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अपने प्रदेश का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने घर का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ युवा ऐसे भी हैं जो स्मैक जैसे खतरनाक धंधे में लिप्त हैं और आज अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं। ऐसे युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। तो हमारे समाज का जो निर्माण करता है, जो समाज को आगे ले जा सकता है, समाज को ऊंचाइयों में, वो युवा ही ले जा सकता है। तो अगर युवा ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि कई युवा इसमें चरस, शराब, सब चीज़ों में बीन ले रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से ये चीज़ें स्पोर्ट्स की ओर जरूर कन्वर्ट हो रहा है हमारा यूथ। इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा करके हट रहा है और प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ प्रशासन इन लोगों को पकड़ता है। तो प्रशासन की चूक आप नहीं मानते? देखो, अगर आप ही प्रशासन न होते तो आप एक भरपूर कोशिश कर सकते हैं रोकने की, लेकिन पीने वाले व्यक्ति को कैसे आप रोक सकते हैं? अच्छा। अगर आपको लोहाघाट के एक थाने की जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने स्मैक को रोकना है, नशे को रोकना है, तो आप कैसे रोक लेते? अगर पीने वाला पीना है, हमने सबसे पहले अपने परिवार को देखना पड़ेगा, हमने अपने समाज को देखना पड़ेगा। परिवार में हमारा जो भाई है या किसी का बेटा है, वो किस समय आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके सारे सब चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा कि वो कहीं गलत, क्योंकि वो जो समय ऐसा होता है इंसान के जीवन में कि वो गलत और जा सकता है। तो उसको हमारे थोड़ा समाज ने भी देखना चाहिए, परिवार ने भी देखना चाहिए और सब ने समझाना चाहिए कि ये गलत है। इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि नशे को लेकर और जो ये महिलाओं के शोषण को लेकर जो भी चीज़ें हैं, ये कैबिनेट ने इसमें सख्त कानून बनाना चाहिए। चिराग जी, अगर इससे अगली बार या फिर कांग्रेस की सरकार आती है और उस सरकार में आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं जहाँ पर आप कानून बना सकते हैं, तो उत्तराखंड के लिए आप सबसे अच्छा कानून ऐसा कौन सा बनाएंगे? कानून बनने से पहले हम लोगों ने अपने जीवन स्तर को उठाना पड़ेगा। पहाड़ के, उत्तराखंड के जीवन स्तर कैसे उठेगा? रोजगार से। अगर रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो अपराध कम होगा। जो हमारे सिटकुल हैं आज जहाँ भी हैं, जो भी रोजगार है, तो सारे बाहरी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर रोजगार मिलेगा तो कानून व्यवस्था भी मुझे लगता है कि सुधर जाएगी, अपराध कम होंगे। आप बोल रहे हैं कि रोजगार का कानून आप बनाएंगे? सबसे मुख्य चीज़ मेरे को लगता है कि पहाड़ में अगर कोई चीज़ है तो रोजगार है। और मुझे हमेशा से ही रोजगार के प्रति काफ़ी चिंता रहती, क्योंकि मैंने भी बेरोजगारों को मैं देख रहा हूँ। काफ़ी लोग मायूस हैं, काफ़ी लोगों में काबिलियत है। अब स्पोर्ट्स की बात, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, अच्छा, तो कई लोगों में प्रतिभा अच्छी है, लेकिन उनको प्रतिभाओं को कैसे उभारा जाए? अगर उनके परिवार में अच्छा रोजगार होता तो वो बच्चे भी दिल्ली जाते, देहरादून जाते, अपनी योग्यता को दिखाते। सबसे मुख्य चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ उत्तराखंड में सबसे मुख्य चीज़ है रोजगार। रोजगार को लेके ही सारी व्यवस्था टिकी हुई है। और इंसान के पास रोजगार होगा तो आप वो क्यों अपराध करेगा, क्यों चोरी करेगा, क्यों गलत काम करेगा? अपने ही रोजगार में तो व्यस्त रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति नशा भी करता है तो वो, अगर उसको 10 से 5 तक की नौकरी लग जाए तब तक तो तरीके से ही रहेगा। हाँ, बहुत लोगों का मानना भी ये भी है कि मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जो आज दंगे हो रहे हैं, जो आज चोरियाँ हो रही हैं, अगर इसकी जगह आदमी के पास जॉब हो, जॉबलेस ना हो वो, तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, ऐसा सबका बोलना है। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं के लिए पॉलिटिक्स में जाना कितना बेहतर है और कितना नहीं? देखो, युवाओं ने तो आना चाहिए राजनीति में। पर कई लोगों का मानना है कि दलगत राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम इतने सीधे हैं, राजनीति में तेज होना पड़ता है, चतुर होना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है, ये सब बातें बोलते हैं लोग। देखिए, राजनीति में आज गलत लोग क्यों हैं? गलत लोग इसलिए स्थापित हैं क्योंकि अच्छों ने अच्छों का साथ नहीं दिया।
जैसे मैं खुद को अच्छा समझता हूँ या आप खुद को अच्छा समझते हैं, हम लोग नेता नहीं बन पाए भले ही, लेकिन हमने किसी अच्छे नेता के साथ रह के उसको मजबूत करना चाहिए। भले ही हमारा सहयोग एक गिलहरी की तरह है, छोटा सा सहयोग हो। अच्छों ने अच्छों का साथ नहीं दिया, बुरों ने बुरों का साथ दिया, तो बुरे आज मजबूत हैं। तो युवाओं से मेरा एक ही चीज़ कहना है, एक ही आह्वान है मेरा युवाओं से, आप खुल के राजनीति में आइए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको आगे बढ़ाएंगे। मतलब आपका कहना है कि अगर पढ़े लिखे युवा, अच्छे युवा अगर राजनीति में एंट्री लेते हैं तो जो गंदगी है इस सेक्टर की वो साफ कर देंगे। बिल्कुल, अच्छे युवा आज दिल्ली में आप देख रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल जी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। भले ही आज हम कांग्रेस से हैं, वो आपसे हैं, लेकिन उन्होंने आज दिल्ली में बहुत अब तो इंडी गठबंधन भी बन गया ना, अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा उनके बारे में। बिल्कुल। वैसे भी वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, हाँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति जहाँ भी राजनीति में आएगा, जो समझदार व्यक्ति आएगा, वो औरों की तुलना में तो अच्छा ही होगा। लेकिन युवाओं से एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप या तो साथ देने की भूमिका में रहिए या आप खुद राजनीति में आइए। तो हमारा युवा क्या करता है, ना साथ देता है ना राजनीति में आ रहा है, और कसूरवार ठहरा रहा है नेताओं को, गलत है नेता या हम सही हैं। अरे नेता तो गलत है, नेताओं में तो हिम्मत थी ना, जो गलत नेता है उनमें कम से कम हिम्मत तो थी आगे बढ़ने की। लेकिन हमारे पढ़े लिखे युवाओं में तो हिम्मत भी नहीं है, उनमें हिम्मत आनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही है, अगर युवाओं ने आगे बढ़ना, उन्होंने लालच को कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि लालच के साथ साथ उन्होंने निडरता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। डर के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तो अच्छा, इंसान ने अपने अंदर से डर हटा देना चाहिए, जिसने भी आगे बढ़ना है, और उसने लालच से भी दूर रहना। अच्छा, कभी राहुल गांधी से मिलना हुआ? अभी तक तो कोई ऐसी मिलना नहीं हुआ, होगा भविष्य में कभी ना कभी। चाहोगे? बिल्कुल चाहते हैं। जब सामने बैठे हों कभी, तो क्या आप पूछना चाहोगे, क्या सीखना चाहोगे? बिल्कुल। कांग्रेस में एक ही तो अच्छी बात है, एक अच्छी बात एक ही है कि हम अपने नेताओं से ही जीवन मिल सकते हैं और अपने दिल की जो भी बात है वो कह सकते हैं। तो राहुल जी कभी ना कभी, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मैं राहुल जी से मिलूंगा। चिराग जी अभी तो कांग्रेस में है, लेकिन इन फ्यूचर किसी अदर पार्टी से आपको बढ़िया सा ऑफर आता है, एक बढ़िया पद देते हैं और बढ़िया पैसा होगा, बढ़िया सी इज्जत होगी, तो आप जाएंगे? देखो, मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी कभी कठिन समय में नहीं छोड़ा है। कांग्रेस हमारी माँ के समान है। आज कठिन समय में हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, तो कठिन समय में तो कभी ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता किसी चीज़ का। और जहाँ तक लालच की बात है, लालच तो हमने कभी जीवन में किया भी नहीं, और मैं प्रत्येक युवा से अभी आपसे कह भी रहा था, लालच और डर को निकाल देना चाहिए। यही दो चीज़ें हैं जो इंसान को पीछे लाती हैं। और जिस व्यक्ति में लालच नहीं होगा, जो व्यक्ति निडर होगा, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगा। आगे नहीं भी बढ़ पाएगा तो वो अच्छी ज़िंदगी जिएगा। तो ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है कि मैं दूसरी पार्टी में जाऊं या ऐसा करूं, कि मैं महत्वाकांक्षा नहीं रखता। मैं आज कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरी ये महत्वाकांक्षा नहीं कि कांग्रेस मुझे बढ़ाए। मेरा जो वर्तमान में जो काम है, मैं वो कितनी अच्छी तरीके से कर सकूं, मैं ये सोचता हूँ। डुलमुल प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही ऑफर दिया जाता है। जिस व्यक्ति का एक ही गोल हो और वो सीधे एक ही तरफ देख रहा हो, तो उस व्यक्ति को वो ऑफर देना क्यों चाहेगा। लोहाघाट में विधायक की पहली पसंद पूरन सिंह फर्त्याल, खुशहाल सिंह अधिकारी या कोई और? देखो, दोनों ने राजनीतिक संघर्ष किया है। हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष से खुद को स्थापित किया है। और जहाँ तक उन दोनों की पसंद की आप बात करते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट होते, स्वतंत्र होते, तो मैं किसी एक व्यक्ति को लिए कह देता हूँ। दोनों राजनीतिक दलों से आते हैं, एक मेरी पार्टी से हैं, भाजपा से हैं, लेकिन दोनों के राजनीतिक जीवन में आप जाएंगे तो काफ़ी संघर्ष देखेंगे। हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं, वो पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, दर्जा मंत्री रहे, दो बार वो टिकट लाए कांग्रेस से, भी विधायक हैं। पूर्व में जो विधायक रहे पूरन फर्त्याल जी, उन्होंने काफ़ी शराब विरोधी आंदोलन भी किया, जिला पंचायत के सदस्य रहे, काफ़ी संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। 3 बार वो भाजपा से चुनाव लड़े और 2 बार वो जीते। तो जहाँ तक अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हैं आप, कि किसको आप अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं, मेरे नज़रिए में दोनों नेता सफल हैं। पसंद लोहाघाट की देखो, जनता की मैं पहली सफलता को पसंद करता हूँ। अच्छा, मैं सफलता को पसंद करता हूँ। जो व्यक्ति सफल है, सफल तो दोनों व्यक्ति हैं ना, सफल दोनों हैं। राजनीतिक जीवन में सफलता दोनों ने हासिल की है, तो मेरे लिए वो दोनों प्रेरणा के स्रोत हैं। चलिए चिराग फर्त्याल जी, आपने सारे सवालों का जवाब बेबाक अंदाज में दिया
और आज जो आप कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी देखते हैं कि आप बहुत अच्छा काम अपने पार्टी के थ्रू युवाओं के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है भविष्य में भी आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। धन्यवाद।